नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उष्मागतिकी उसके ऑनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये सब हिंदी मीडियम में रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निकाय, परिवेश और ब्रह्मांड में संबंध बताइए। तो इसका उत्तर है निकाय प्लस परिवेश है, दोनों मिलकर ब्रह्मांड या यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं फिर, निकाय के 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो निकाय होता है, एक तो खुला निकाय होता है, एक बंद निकाय होता है, एक विलगित निकाय है ना, आइसोलेटेड निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। खुला निकाय, एक बीकर के अंदर हमने गर्म जल डाल दिया। बंद निकाय, गर्म जल के ऊपर हमने एक प्लेट ढक दी, बंद निकाय हो गया। और एक विलगित निकाय हो गया, अगले प्रश्न में आ जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है? तो बंद निकाय में, क्योंकि बंद निकाय में क्या होता है, जब बीकर होता है गर्म पानी का, उसके ऊपर हमने प्लेट ढक दी, तो इससे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, एंड चौथा प्रश्न है बच्चों, विलगित निकाय का एक उदाहरण दीजिए। तो थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय या गर्म पानी या गर्म दूध कुछ भी होता है तो वो विलगित निकाय है। ठीक है, थर्मस के अंदर बन रहता है, न तो ऊर्जा का न ही द्रव्य या पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं करता। ठीक है, ये विलगित निकाय की विशेषता होती है। आगे बात करते हैं पांचवा प्रश्न बच्चों, कि दाब यानी पीक से व्यक्त करते हैं आयतन को V से और ताप को T से, को अवस्था फलन क्यों कहते हैं? यानी दाब, आयतन, ताप को अवस्था फलन कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है क्योंकि इनका मान है या इसका मान है, इन तीनों का मान है, वो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इसको प्राप्त करने के तरीके पर। ठीक है, अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इनके प्राप्त करने के तरीके पर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकाय पर कार्य करने पर आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? तो अगर निकाय पर कार्य करे तो कार्य धनात्मक होता है, इससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत निकाय द्वारा कार्य करे, कि निकाय एक सिस्टम है, एक तो हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसका ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसके अंदर की आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ेगी। ठीक है, एक इसके द्वारा काम करा रहे हैं, तो इसके द्वारा अगर काम कराएंगे तो इसकी एनर्जी है वो खर्च होगी, तो वो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, और जो कार्य है वो उसके जो चिन्ह होगा या सिंबल होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी निकाय पर कार्य करें तो कार्य पॉजिटिव होगा, यानी इसके ऊपर करें किसी सिस्टम पर, और आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि निकाय द्वारा कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, और यह W इसका कार्य माइनस हो जाएगा। निकाय क्या हो गया, निकाय वह हो गया, वह पार्ट हो गया यूनिवर्स का जिसको कि हमने स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विस्तीर्ण और गहन गुण में क्या अंतर है? तो विस्तीर्ण गुण वह होते हैं जो इनका मान, वे गुण जो क्या होते हैं, जिनके मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा है, आयतन है, एंथैल्पी है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है, विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। जबकि गहन गुण क्या होते हैं, तो ये वे गुण होते हैं जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे ताप है, घनत्व है, दाब है। ये क्या है, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो कण है उन पार्टिकल पर, उस द्रव्य है उसकी मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी के आधार पर गहन और विस्तीर्ण गुण होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों, एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में क्या संबंध होता है? तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। यहाँ हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वन लाइनर देख रहे हैं। ठीक है ना, फिर मतलब नहीं रह जाएगा वन लाइनर कहने का। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें स्थिर आयतन है, V कांस्टेंट है, उस पर जो ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है उसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? तो इसका उत्तर है बम कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व के सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में मानक विरचन एंथैल्पी का मान कितना होता है? तो ये इसका मान 0 होता है, यानी सबसे अधिक स्थायी अवस्था है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, उसकी सबसे अधिक स्थायी अवस्था होती है, उसके अंदर पूछ रहा है, तो उसमें 0 होता है। अगला प्रश्न है, बोर्न हेबर चक्र द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो बोर्न हेबर चक्र द्वारा चालक एंथैल्पी को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि किसी निकाय में अव्यवस्था का मापन क्या कहलाता है? तो एंट्रोपी कहलाता है। कोई सिस्टम है उसके अंदर कितनी अव्यवस्था है उसका जो मेजरमेंट करते हैं वही क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, अव्यवस्था ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा है, अव्यवस्था कम है तो एंट्रोपी कम है। अगला प्रश्न है, गिब्स समीकरण लिखिए। तो गिब्स समीकरण होता है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आगे बात करते हैं बच्चों 14वें प्रश्न में,
कि स्वतः प्रक्रम के लिए कोई दो महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो स्वतः प्रक्रम है ना, जो प्राकृतिक प्रक्रम होता है, जो अपने आप होता है, उसके दो लक्षण होते हैं। एक तो ये अनुत्क्रमणीय होता है और दूसरा इसके लिए डेल्टा जी है वो ऋणात्मक होता है। ये दो महत्वपूर्ण लक्षण है। और अस्वतः प्रक्रम इसका उल्टा हो जाएगा, वो उत्क्रमणीय होता है और डेल्टा जी धनात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के यानी थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम के अनुसार निकाय ए व बी एवं सी तापीय समय में है, तो निकाय ए व सी भी तापीय समय में। यानी हम इसे कह सकते हैं कि एक निकाय है दो, ए और बी, अगर इनका ताप बराबर है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर एक सी और लगा दिया हमने, बी और सी, मान लो बी और सी लगा दिया, ये भी टेम्परेचर इनका इक्विलिब्रियम है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम हो जाएगा इनका टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है, तो ये शून्य नियम है या जीरो नियम है वो कहता है। अगला है 16वां प्रश्न, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, वो ये बात करता है। अगला है 17वां प्रश्न, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ये कहता है कि किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया में समग्र एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या कम से कम बनी रहती है। यानी एक नियम है वो कहता है कि प्राकृतिक जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं, नेचुरल प्रक्रम होते हैं, उनमें जो समग्र एंट्रोपी होती है ना, टोटल एंट्रोपी होती है, वो हमेशा या तो बढ़ती है या जितनी है उतनी बनी रहती है। तो ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है। 18वां प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का कथन बताइए। तापमान के 0 केल्विन तक पहुंचने पर पदार्थ की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम का कथन है। और बच्चों, ये है आज का लास्ट प्रश्न, पदार्थ की अवस्थाओं को एंट्रोपी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था का मापन होती है। तो जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। तो ठोसों में कण एकदम पैकिंग, बढ़िया पैकिंग होती है, अव्यवस्था नहीं होती, सबसे कम एंट्रोपी होती है। द्रव्य की उससे ज़्यादा, और गैसों में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। ये थे बच्चों वन लाइनर 19 प्रश्न। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।